हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। इस सेशन में हम लोग सेकंड मियोटिक डिवीजन की बात करेंगे। क्लियर है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, मियोसिस अपनी सेल साइकिल के टाइम पर दो न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन वाली सीक्वेंशियल साइकिल देखती है, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट तक मैंने आपको पिछले सेशन में कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने टीलोफेज और आपको इंटरकाइनेसिस के बारे में बता दिया था। क्लियर है? अब उसी इंटरकाइनेसिस के बाद ही जस्ट वो इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है बेटा। क्लियर है ना? उसी इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद ही शुरू हो जाती है मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड। और मैंने एक बहुत स्पेशल पॉइंट बोला था कि जो टीलोफेज फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की, उसमें जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि उस टीलोफेज के बाद जो डायड बना है सेल का, क्योंकि अभी उसे फर्दर एक और न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन में जाना है, इसीलिए वो टीलोफेज पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली कंडेंस नहीं हो पाता। इसी वजह से वहां पर एक लाइन लिखी थी कि वो उसके जो क्रोमोसोम है टीलोफेज के, वो सम डिस्पर्जन में जाते हैं, प्रॉपर डिस्पर्जन में नहीं आते, जिसकी वजह से जो टीलोफेज के बाद जो डायोड ऑफ सेल बना है उसका जो न्यूक्लियस है वो इंटरफेज के न्यूक्लियस जैसा नहीं होता, क्योंकि अभी उस सेल को फर्दर एक और न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन शो करना है। दैट्स इट। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। क्लियर है? पूरी मियोसिस दो ही स्टेप में हो पाएगी, एक स्टेप में कभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट तो उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, और वहीं पे मियोटिक डिवीजन जो सेकंड वाला है, इसमें हम डीएनए का अमाउंट बराबर बराबर बांट देते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम बात करें किसकी? मियोसिस सेकंड। ये बेटा जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, बिल्कुल सिमिलर रहती है माइटोसिस की तरह। मियोसिस सेकंड डिट्टो है माइटोसिस का। किसका? माइटोसिस का बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी है। क्लियर है? हाँ या ना? जैसा माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है वो उसी प्रकार से चलता है। क्लियर है? तो वही बात कर रहा हूं, इंटरकाइनेसिस खत्म हुआ था, अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज सेकंड की। तो वही लिखा है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर दी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो हुआ है मियोसिस फर्स्ट के बाद, जो डायोड ऑफ सेल बना है उसके जैसी साइटोकाइनेसिस होता है, मियोसिस सेकंड हाथ की याद शुरू हो जाती है। जो इंटरकाइनेसिस है ना, वो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, पता नहीं लगता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, मतलब फुली अनकंडेंस नहीं हो पाते। क्लियर है? तो ये नहीं कि उसके क्रोमोसोम के पूरा इलोंगेट करने से पहले ही प्रोफेज सेकंड शुरू हो जाती है, मतलब उनका जो क्रोमोसोम है टीलोफेज में कंप्लीट तरीके से अनकंडेंस्ड स्टेट में नहीं जा पाता, वही बोल रहा है। तो मियोसिस सेकंड हाल के हाल शुरू हो जाती है साइटोकाइनेसिस के बाद, और इतनी जल्दी होती है कि पता लगी ऊपर वाली सेल में जो क्रोमोसोम है वो पता लगी फुली इलोंगेटेड हुए ही नहीं, उससे पहले वापस से उनका कंडेंसेशन शुरू करा दिया जाता है। तो वही लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट की कंपैरिजन में जब हम मियोसिस सेकंड की बात करते हैं तो मियोसिस सेकंड एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड एंड द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। वापस से कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज खत्म होते होते बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। बिल्कुल वही फीचर्स हैं जो हमने माइटोसिस में पढ़े हैं प्रोफेज 2 के। पर प्रोफेज 1 कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखाया था मैंने, उसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इतनी स्टेजेस दिखी थी। प्रोफेज 2 में क्या कुछ नहीं, माइटोसिस की है डिट्टो। ठीक है ना? चले आगे आगे सुनना। अब प्रोफेज होने के बाद किसमें जाते हैं? मेटाफेज में। अब स्टेज में क्या होता है? एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। तो सिंपल सी बात है, मेटाफेज आएगी, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, उसके ऊपर ये क्रोमोसोम अलाइन होंगे, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? बट अब इस केस में क्या होगा, जो स्पिंडल अपैरेटस के जो ऑपोजिट पोल है, उनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ जाएंगे।
उनके काइनेटोकोर्स को जोड़ लेंगे। ये जो काइनेटोकोर है ना, एक ही क्रोमोसोम का होगा, क्लियर है। एक ही क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ लेंगे, दोनों एंड से अलग अलग, क्लियर है। इस एंड से ये पकड़ा जाएगा, इस एंड से ये पकड़ा जाएगा, क्लियर है। वहीं पे जब हम बात कर रहे थे, जब हम मियोसिस फर्स्ट के केस में बात कर रहे थे, तो यहां पर जरा मेटाफेजिक प्लेट में देख, इसमें क्या किया इन्होंने, ये जो एंड है इसने एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम को पकड़ा है, पूरे के पूरे एक क्रोमोसोम को। इस एंड ने इस पूरे क्रोमोसोम को, इसी तरीके से इस पूरे क्रोमोसोम को, इस एंड ने ये एक पूरा क्रोमोसोम है, ये एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। तो बेटा मेटाफेज 1 में तो पूरे क्रोमोसोम को पकड़ा जाता है, बट वहीं पे मेटाफेज सेकंड में देखो जरा, ये रहा मेटाफेज सेकंड में एक ही क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ा जाता है। मतलब ये एंड एक ही क्रोमोसोम की एक एंड इस क्रोमैटिड को पकड़ लेगा, दूसरा एंड इस क्रोमोसोम की इस क्रोमैटिड को पकड़ लेगा। तो बेटा एक फर्क तो है दोनों में डेफिनेटली, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज में और मियोसिस सेकंड की। तो मियोसिस सेकंड की जो मेटाफेज है वो बिल्कुल माइटोसिस वाली है, सेम टू सेम। तो क्या होगा इसके केस में, जो पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे वो अब एक जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसकी सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ेंगे। क्या, सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ा जाएगा। ये वाला एंड इस क्रोमैटिड को पकड़ता है और ये वाला एंड इस क्रोमैटिड को पकड़ता है, क्लियर है, याद रखना। तो वही लिखा है। अब एनाफेज आएगी, तो अब इस केस में स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की। तो पिछला जब एनाफेज फर्स्ट देखा था वहां पे कोई सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ था, इसी वजह से तो वहां पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ था, क्लियर है। बट यहां पर क्रोमोसोम टूटता है, आई मीन सेंट्रोमियर टूटता है, इसी वजह से क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डीएनए का अमाउंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ दी सेंट्रोमियर। बिल्कुल माइटोसिस में यही दिखाया था मैंने आपको। तो इसी वजह से तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। अगर सेंट्रोमियर नहीं टूटता तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता बेटा, क्लियर है, जैसा कि हमने एनाफेज फर्स्ट में देखा था। बट एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर टूटता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो जो डॉटर सेल्स बन जाएंगी ना उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम जाएगा। तो वही लिखा है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर। अब जब सेंट्रोमियर टूटेगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगी, तो डेफिनेटली अब वो सिस्टर क्रोमैटिड डॉटर क्रोमोसोम का काम करने लगेगी। किसका, जो डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम जाएंगे ना उनका काम करने लगेगी, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो बिल्कुल माइटोसिस में जैसे हुआ था एनाफेज, सेंट्रोमियर टूटे थे, दोनों क्रोमैटिड दो डिफरेंट पोल पे भागने लगी थी और वो क्रोमैटिड आगे जाके क्रोमोसोम का काम करने लगी थी, क्लियर है, बिल्कुल वही है। और फिर एंड में जाके टीलोफेज में कुछ नहीं, वो क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड थी अब वो क्रोमोसोम का काम करने लगी, जो वो डॉटर क्रोमोसोम जाके अपने अपने पोल पे कंडेंस हो रहे थे, तो टीलोफेज में। तो वही लिखा है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2 इन व्हिच the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope and cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cell। अब यहाँ पर 4 सेल बन के आएंगी क्योंकि आपके डायड बने थे और हर डायड से 2 सेल बन के आएंगी, एक इस सेल, एक 2 ये सेल बन के आ गई और इससे भी 2 ये सेल बन के आ गई, क्लियर है। तो मियोसिस सेकंड में तो नेट जो रिजल्ट आएगा तो टेट्राड ऑफ सेल बनता है, 4 सेल बन के आती हैं एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और वो चारों की चारों हैप्लॉइड रहती है। इन चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर n होता है। कैसा होता है क्रोमोसोम नंबर n? क्योंकि बेटा मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस का भाई है, डिट्टो, तो डेफिनेटली क्रोमोसोम का नंबर वेरी नहीं करेगा। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद ही, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधा कर दिया था, बट अब जब ये आगे डायड वापस से डिवाइड करेगा और ये दोनों डायड 2-2 सेल बनाएंगे तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंज नहीं आएगा, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंज, क्योंकि मियोसिस सेकंड इज फोटोकॉपी ऑफ माइटोसिस, और माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट, याद रखने वाली बात, क्लियर है। तो बिल्कुल माइटोसिस वाली फेजेस चलेंगी मियोसिस सेकंड के अंदर टिल टीलोफेज। तो एक बार डायग्रामेटिक व्यू देखें, ये रहा वो डायड ऑफ सेल बन के आया था, ये रहा वो डायड ऑफ सेल। इसी डायड ऑफ सेल में अब क्या डिवीजन चल रहा है आगे, तो क्या हुआ, प्रोफेज हुई, कंडेंस हुए, क्या मेटाफेज आई, तो ये दोनों क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे रखे गए। मेटाफेज में दोनों पोल्स ने दोनों क्रोमोसोम्स के अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड से ज्वाइन करवा दिया, और एनाफेज में क्या हुई, ये सेंट्रोमियर टूटेगा और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने ऑपोजिट पोल पे भागने लगेंगी,
और ये अपना एक डॉटर न्यूक्लियर बन गया, अब ये अपना एक डॉटर न्यूक्लियर, तो टीलोफेज हो गई। फिर हाथ क्या साइटोकाइनेसिस करा के दो डिफरेंट सेल बना दी हमने, दो डिफरेंट सेल बना दी। और ये ऐसी सेल होंगी जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम, यहाँ पर क्या था क्रोमोसोम नंबर n और डीएनए कंटेंट 2C, बट यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा और डीएनए आधा आधा बढ़ जाएगा, ये भी C ये भी C। इसी तरीके से यहाँ पर n और 2C डीएनए कंटेंट था, इसी तरीके से ये सब प्रॉपर चला है, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर n, ये C, ये भी क्रोमोसोम नंबर n और ये C, क्योंकि डीएनए बढ़ जाएगा आधा आधा, डीएनए बढ़ जाएगा क्योंकि क्रोमैटिड टूटेंगे बेटा, क्रोमैटिड्स टूटेंगे, तो डीएनए आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा डीएनए ऊपर चला जाएगा, आधा डीएनए नीचे चला जाएगा। क्लियर है? और क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम, जो इसमें है वही उनमें आएगा, जो इसमें है वही उनके अंदर पहुंच जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? अभी प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट बना दूंगा, क्रोमोसोम नंबर को डिवाइड करते हुए दिखा दूंगा आपको। एक पेरेंटल सेल लेके चलेंगे, उसी से ही हम डिवीजन करते हुए चलाते चलेंगे, प्रॉपर दिखा दूंगा अभी फ्लो चार्ट से। क्लियर है? कैसे मैं उसमें क्रोमोसोम नंबर n और डीएनए कंटेंट C लाऊंगा इनिशियल वाले से। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये बात थी भाई मियोसिस सेकंड की, किसकी? मियोसिस सेकंड की, जिसमें एक प्रॉपर तरीके से माइटोटिक डिवीजन होके आए। क्लियर है? चलें, अब पूरा आपको एक साइकिल दिखा देता हूं मैं, जिसकी मदद से, या फ्लो चार्ट सा बता देता हूं, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि कैसे पेरेंट सेल से जो 4 डॉटर सेल बनी और चारों की चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड बनी। दिमाग लगाना, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं रफ, यही सेल का डायग्राम लेके चल रहा हूं। क्लियर है? ये एक सेल है पेरेंटल सेल, ये क्रोमोसोम, इसके अंदर 2n और डीएनए कंटेंट 2C। दिमाग लगाना। क्लियर है? क्या? 2n और डीएनए कंटेंट 2C। अब इसको मैंने एस फेज वगैरह से भेज दिया और एक पेरेंट वही चला दिया। अब यहां पर मैंने इसे बना दिया क्रोमोसोम 2n और डीएनए कंटेंट 4C। अब इसके आगे खेल खेलना है मुझे, क्योंकि ये एस फेज निकल चुकी। कौन सी फेज? एस फेज। अब मेरे को मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड कराना है। क्लियर है? मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर आधा। अब एस फेज होने के बाद क्या प्रोफेज वगैरह निकल गई, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज वगैरह निकल गई, XYZ वो सारी चीजें बन गई, रिकॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया। तो अब मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड दिखा दे रहा हूं मैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इन दोनों की सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 2n और 4 डीएनए 4C। 4C का मतलब एक क्रोमैटिड में डीएनए का अमाउंट C, दूसरे में C, फिर तीसरे में C, चौथे में C। तो ये एस फेज हो जाएगी, प्रोफेज 1 हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी। एस फेज होना, प्रोफेज होना, मेटाफेज होना, मेटाफेज नहीं, प्रोफेज वगैरह तक पहुंचाओ, पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया। डीएनए का कंटेंट डेफिनेटली 4C हो चुका, क्योंकि ये सेल एस फेज में जा चुकी। पेरेंट सेल तो ये है, पेरेंट सेल तो ये रही। क्लियर है? तो ये एस फेज वगैरह के बाद है। क्लियर है? अब मेटाफेज होगा। मेटाफेज के बाद क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बंटने के बाद ये एक सेल क्या 2 सेल बना लेगी, ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद। क्या? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद। कौन सी फर्स्ट? मियोसिस फर्स्ट। कौन कौन सी चलेगी? मेटाफेज, एनाफेज, ये सब टीलोफेज के बाद दिखा दे रहा हूं। जो डायड ऑफ सेल बनेगा ना, जो डायड ऑफ सेल बनेगा वो, ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट समझाना है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस सेल में आ गया और एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस सेल में आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर ही आधा हुआ था। क्लियर है? तो जब एक क्रोमोसोम इसमें गया, एक क्रोमोसोम इसमें गया, तो पहले ये 2n कंडीशन थी, अब कौन सी कंडीशन हो जाएगी? n। कौन सी हो जाएगी? n। क्लियर है? और डीएनए अमाउंट वो भी आधा होगा, क्योंकि भाई जब क्रोमोसोम ही आधे आधे कर दोगे तो डीएनए अमाउंट भी तो आधा हो जाएगा अपने आप ही। डीएनए अमाउंट भी तो अपने आप आधा हो ही जाएगा, जब आधा पेयर इसमें भेज दोगे, आधा इसमें भेज दोगे। तो मेन काम क्या है? ये क्रोमोसोम का नंबर आधा होना। मेन काम क्या देखना है यहाँ पर? मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज फर्स्ट है या एनाफेज देख लो फर्स्ट है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अलग किया जाता है, क्रोमैटिड्स अलग नहीं होती। तो जब पेयर को अलग करोगे तो आधे क्रोमोसोम एक सेल में आएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरी सेल में आएंगे। तो डेफिनेटली क्रोमोसोम आधे आधे बांट दिए तो मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। क्लियर है? अब मियोसिस फर्स्ट हो गई। अब इनको भेज दिया गया हमने मियोसिस सेकंड में। अब मियोसिस सेकंड के बाद अभी आपको पता है बिल्कुल डिट्टो माइटोसिस है, तो इसकी माइटोसिस करा दो। तो इससे कितनी सेल बना दी? 2 सेल बना दी। कितनी सेल बना दी? 2 सेल।
तो अब इसकी एक क्रोमेटिड इसमें भेज दी गई होगी, इसकी दूसरी क्रोमेटिड इसमें, क्योंकि माइटोसिस है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर टूटता है तो क्रोमोसोम की बराबर बराबर क्रोमेटिड्स ही भेज दी जाती हैं। तो एक क्रोमेटिड तो यहाँ पर अब वो डॉटर क्रोमोसोम का काम करेगी, दूसरी क्रोमेटिड यहाँ पर। तो अब डीएनए का अमाउंट सेम ही है क्योंकि इसमें भी एक क्रोमोसोम है। अब बेटा ये डॉटर, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, अब ये क्रोमोसोम का काम करेगी। तो इस सेल की बात करें तो कितने क्रोमोसोम है? एक। तो इस सेल की बात करूं तो इसमें भी तो एक ही क्रोमोसोम है, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n। इस सेल की बात करूं तो एक क्रोमोसोम है। अब इस सेल की बात करूं तो ये बेटा ये क्रोमेटिड ही क्रोमोसोम का काम करेगी, तो इसमें भी एक क्रोमोसोम है, तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर n। बट डीएनए का अमाउंट देख, यहां पर कितना था? 2c, मतलब एक क्रोमेटिड में सी, दूसरी में सी। अब यहां पर कितना हो जाएगा? एक सी इधर भेज दिया, एक सी इधर, तो डीएनए का अमाउंट c, इधर भी डीएनए का अमाउंट c। इसी तरीके से ये वाली सेल भी माइटोसिस करेगी, ये भी फर्दर दो सेल बनाएगी, एक सेल ये गई, एक सेल ये गई, बनाओ, ये गई सेल, ये गई सेल। इसकी एक क्रोमेटिड जो डॉटर क्रोमोसोम का काम करेगी वो यहाँ गई, और दूसरी क्रोमेटिड जो डॉटर क्रोमोसोम का काम करेगी वो दूसरी सेल में चली गई। तो क्रोमोसोम नंबर इस सेल में भी एक है और इस सेल में भी एक, तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा, सेम टू सेम। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, पर डीएनए का अमाउंट देख, यहाँ पर C प्लस C इस तरीके से 2C है। अब यहाँ पर आधा भेजा तो इधर C और आधा इधर भेज दिया तो इधर C। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनाए। असल में ये तो बीच की स्टेट है, डायाड है ये ऑफ सेल। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती इतनी क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है। मेन इंपॉर्टेंस ये है प्रॉपर डॉटर सेल्स। ये है आपकी डॉटर सेल्स, पूरा लिख लेना, डॉटर सेल्स ये है आपकी, क्लियर है। और पेरेंट सेल ये है। अब जरा इससे कंपेयर करना है इन सेल्स को। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में 2n, डॉटर सेल्स में n, डीएनए अमाउंट पेरेंट में 2c, डॉटर में c। बिल्कुल यही मियोसिस ने बोला है कि जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ होगा अपने पेरेंट सेल के, और जब क्रोमोसोम नंबर आधा होगा तो डेफिनेटली डीएनए का कंटेंट तो अपने आप आधा हो जाएगा। डीएनए का कंटेंट तो अपने आप आधा। और हमेशा याद रखना, एक सेल ये इसी से ही तो चला है। एक सेल कितनी सेल बनाती है? हमेशा टेट्राड, 4 सेल बन के आती हैं। एक सेल से हमेशा 4 सेल। अब आप डायड ऑफ सेल को इतनी इंपॉर्टेंस मत देना क्योंकि बेटा डायड ऑफ सेल इज नॉट अ डॉटर सेल। डॉटर सेल्स ये हैं जो मियोसिस सेकंड के बाद, ये कौन है? मियोसिस सेकंड के बाद आएगी जो बन के, मियोसिस सेकंड के बाद जो बन के आएंगी। मेन काम ये है, इनको कंपेयर किया जाता है पेरेंट सेल से, ना कि इनको कंपेयर किया जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मियोसिस क्योंकि बेटा 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर आधा कर दिया जाता है और मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह कराते हैं, तो जिससे डीएनए को भी बराबर बराबर इन चारों सेल के अंदर बांट दिया जाता है, जिससे जो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल के आधा हो जाए। और जैसे ही क्रोमोसोम नंबर आधा होगा तो डीएनए का अमाउंट भी तो पेरेंट सेल से आधा ही हो गया। अब आप ये मत कहना 4C पेरेंट सेल का, ये भाई वो तो एस फेज के बाद है ना, जब डीएनए डुप्लीकेट हुआ, वो तो करना पड़ेगा डुप्लीकेट क्योंकि मुझे डिवीजन करना है। बट पेरेंट सेल तो ये है ना, इनिशियल सेल तो ये है ना, इससे ही तो बने हैं ये सारे डॉटर्स, क्लियर है। तो एक सेल 4 सेल बनाती है और चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर आधा, तो डेफिनेटली डीएनए का अमाउंट भी आधा होगा। दैट्स इट। ये होती है आपकी मियोसिस कंप्लीट, जिसमें मैंने मियोसिस 1 पूरी तरीके से डिस्कस करी। मियोसिस सेकंड तो बहुत इजी है क्योंकि माइटोसिस का ही भाई है, सेम टू सेम माइटोसिस है। देख ले जरा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम कॉपी करके लाया हूं, ये माइटोसिस है। अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, इस डायड ऑफ सेल के, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस कराई मैंने, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर मिला वही मेरे को इनमें भी क्रोमोसोम नंबर मिला, मुझे इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर मिला वही इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर मिला, तो इसलिए माइटोसिस की बात यहाँ पर करी है मैंने। दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये बात थी बेटा मियोसिस की, किसकी? मियोसिस की। उम्मीद करूंगा पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो इसी के साथ लास्ट टॉपिक और देख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब क्या काम आता है, क्यों होती है किसी भी सेल के अंदर मियोसिस, क्या जरूरत है इस मियोसिस की, ऐसा क्या आफत आ गई जो मियोसिस करनी पड़े? सीधी बात है भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी ऑफस्प्रिंग बनाता है तो उनके लिए मियोसिस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगी तो गैमेट्स नहीं बन पाएंगे, और गैमेट नहीं बनेंगे तो फ्यूजन किसका होगा? सीधी बात है। और बिना मियोसिस के गैमेट्स बने तो बेटा जो ऑफस्प्रिंग आएगी उनका क्रोमोसोम नंबर कुछ अलग ही बन के आएगा। जैसे हम 2n है, पता लगी हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4n आ रहा है, उसके अगले में और दुगना हो गया 8n आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाती है, क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगी गैमेट्स प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए मियोसिस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिससे हम अपनी डिप्लॉयड कंडीशंस, अपनी जो डिप्लॉयड फेज है हमारी, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन
कैरी ऑन करते चले। ये मेन सिग्निफिकेंस होता है मियोसिस का। तो वही लिखा हुआ है क्या, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यही लाइन बोल रहा था मैं अभी। क्यों हमारे अंदर क्यों जरूरत है गैमेटोजेनेसिस की, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस की, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी जो स्पीशी है, हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम नंबर रहे वो सेम रहे। जैसे मेरे अंदर 46 है तो मेरी जो अगली जनरेशन आएगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम हो, उनकी अगली आएगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हो। इसीलिए जो गैमेट फॉर्मेशन का टाइम है वहां पर मियोसिस करानी कंपलसरी होती है। चले आगे, हाँ या ना, तो ही लिखा मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज is achieved across generations in sexually reproducing organism. Even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. अब ये क्या बोल दिया, भले ही ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो होना चाहिए था उसके ऑपोजिट ही चल रहा है। मतलब जो प्रॉपर क्राइटेरिया होता है सेल डिवीजन का, उससे कुछ अलग ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉलो करा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो प्रॉपर तरीके से डीएनए डिवाइड करना, क्रोमोसोम डिवाइड करने का तरीका होता है, उससे ऑपोजिट ही काम चला है। क्योंकि बेटा बीच में 4C होकर डीएनए 2C आ गया था डायड ऑफ सेल में, और डायड ऑफ सेल से जब मैंने माइटोसिस की तरह बिहेव करा तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम आया पर डीएनए अमाउंट हाफ हो गया। तो ये गड़बड़ी थी थोड़ी बहुत पैराडॉक्सिकल। ये एक पूरा प्रोसेस है जो भले ही गलत लगता है बट होता नहीं है, क्योंकि ये मिलता है हमारे नेचर में, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऐसी स्पीशीज जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। तो वही लिखा है, इवन दो द प्रोसेस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो इसीलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो जनरेशन जो अगली बनेगी उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना है बेटा, मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों, दिमाग लगा, क्योंकि जब मियोसिस फर्स्ट होती है, उसकी प्रोफेज फर्स्ट, वहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए वेरिएशंस आते हैं बेटा। जैसे हम लोग हैं, हमसे जो अगली जनरेशन आएगी वो हमसे डेफिनेटली एडवांस होगी, और उनसे जो अगली जनरेशन आएगी वो डेफिनेटली एडवांस होगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा। जब गैमीट्स बनते हैं तो उस टाइम पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन स्पीशीज में जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ते चले जाते हैं। तो वही लिखा है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन में वेरिएशन बढ़ते हैं, क्योंकि सीधी बात है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से, और मियोसिस हो रही है तो डेफिनेटली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि उनकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, और वो भी कौन सी, पैकेटीन स्टेज में बताया था मैंने, वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब एक जीन, एक होमोलोगस क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से एक्सचेंज कर लेता है, जिसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो अगली जनरेशन आएगी वो एक नए कॉम्बिनेशन वाली जनरेशन बनेगी। और कुछ वेरिएशन बेटा फायदे के होते हैं, कुछ नुकसान के होते हैं। ज्यादातर हम लोग फायदे वाली चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो जनरेशन में वेरिएशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे आने वाली टाइम की जो जनरेशन है वो थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को हमसे भी अच्छी तरीके से उसे अडेप्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है, और वेरिएशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ही आ सकते हैं, क्योंकि वहीं पर मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे, वहीं पर जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। चले आगे, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वही बात लिख दी, क्योंकि वेरिएशन बेटा प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी फिनोमेना है। वेरिएशन नहीं होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, बेटा हम लोग भी तो अपने पूर्वजों से बने, तो हमारे पूर्वज जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आई तो वेरिएशन होता है। तो हम लोग की बॉडी इतनी एडवांस है, एक दिन में नहीं बनी है, बहुत हजारों सालों बाद हम जाके इतने प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाए हैं। और ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कमाल है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुए, नए नए वेरिएशंस आए, तो इस तरीके से वेरिएशन होते होते अगली जनरेशन, फिर उसकी अगली जनरेशन, फिर उसकी अगली जनरेशन, वो एडवांस होती चली गई और एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड बन गया और एक प्रॉपर इवोल्यूशन आ गया, एक प्रॉपर इवोल्यूशन आ गया। क्लियर है, और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना कंपलसरी है, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना कंपलसरी है, और वेरिएशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी वेरिएशंस क्रिएट नहीं होते, क्योंकि नए नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल होता है। दैट्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बात है खत्म, बात क्लियर है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट होता है मियोसिस, क्या मियोटिक डिवीजन बोल दीजिए आप, जिसमें हम एक सेल से डिवाइड करके 4 सेल बना रहे हैं, और जो पेरेंट सेल थी वो डिप्लॉयड थी और जो डॉटर सेल्स है वो हैप्लॉयड है। पेरेंट सेल का डीएनए कंटेंट 2C है और इनकी डॉटर सेल्स का डीएनए कंटेंट C हो जाएगा, जस्ट हाफ, जस्ट हाफ। दैट्स इट। और हमेशा याद रखना एक सेल 4 सेल बनाती है डिवाइड करके मियोसिस में, और माइटोसिस में एक सेल हमेशा 2 सेल बनाती है डिवाइड करके। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस, मतलब माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। क्लियर है। इसी के साथ आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर का फिनिश होता है यहाँ पर। क्लियर है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारे कंसेप्ट जरूर अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। क्लियर है बच्चों। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।